तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था। उसका नाम था एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। तो एक बार पहले वो रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। एक्सेस डिमांड के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपका कौन ज़्यादा होता है, एडी, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई कम होता है। तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। फिर जब हमने ये देखा कि एक एक्सेस डिमांड के केस में अगर एक हम एडी डैश बनाएं, एडी डैश मतलब एक ऐसा एडी जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हमने देखा कि एक्चुअल वाले लाल रंग के एडी में और पर्पल रंग के रिक्वायर्ड वाले एडी में गैप होता है और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर उससे जुड़ी दो इम्पॉर्टेंट बातें थी कि इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड के पीछे क्या कारण होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कंजम्पशन बढ़ना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, नेट एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, मनी सप्लाई का बढ़ना या टैक्सेस का कम होना। और फिर इसमें यह भी बताया था कि एक्सेस डिमांड की वजह से 4 प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं। पहला, महंगाई बढ़ती है। दूसरा, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदे होते हैं। तीसरा, कंज्यूमर की खरीदने की पावर कम हो जाती है। और चौथा, वेज प्राइस स्पाइरल, जो आप भूल गए होंगे। याद है वो वेज प्राइस स्पाइरल जिसमें मजदूर कहता था कि महंगाई बढ़ गई तो मेरी वेजेस बढ़ा दो। उसकी वेजेस बढ़ाते थे तो फिर प्रोडक्ट महंगे हो जाते थे, तो प्रोडक्ट महंगे हो जाने से फिर पता चला मजदूर दोबारा बोलेगा कि मेरी वेजेस बढ़ा दो, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती थी। फिर इसी तरह हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था इसी का उल्टा कि डेफिशिएंट डिमांड जो है वो क्या होता है। तो डेफिशिएंट डिमांड में कॉन्सेप्ट था कि जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी छोटा हो और एएस बड़ा हो तो फिर हम उसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। इसमें भी फिर हमने एक पर्पल रंग का एडी बनाया था, एडी डैश, यानी कि एक ऐसा एडी जो हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए। तो इस एडी डैश में और एक्चुअल लाल रंग के एडी में एक गैप था, उसे क्या बोलते थे, डिफ्लेशनरी गैप। फिर डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा, तो उसमें सारी बातें वही उल्टी वाली, यानी कि रीजंस, कंजम्पशन कम होना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कम होना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होना, नेट एक्सपोर्ट्स कम होना, मनी सप्लाई कम होना और टैक्सेस का बढ़ जाना। और डिफ्लेशनरी गैप के या डेफिशिएंट डिमांड के प्रभाव क्या होते हैं इकोनॉमी में, तो वो भी हमने लिख लिए थे कि इनकम कम होती है, प्राइसेस कम होते हैं, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होते हैं और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो बस आज हमारा बहुत ही छोटा लेक्चर है और फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो पुराने टॉपिक से ही कनेक्टेड है। आज का नाम है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको इसके बारे में सिखाता हूँ। तो आपको इसके नीचे का पूरा पेज खाली दे रखा होगा, राइट। तो उसमें आपको एक मेरे साथ टैबुलर फॉर्मेट बनाना है। पहला कॉलम बड़ा बना लो और 2 कॉलम छोटे छोटे बना लो। तो यहाँ हम लिखेंगे मेजर्स, यहाँ हम लिखेंगे एक्सेस डिमांड और यहाँ हम लिखेंगे डेफिशिएंट डिमांड। चलो बना लिया पहले इतना ढांचा, ठीक है। तो अब आप लिखो नंबर 1, फिस्कल पॉलिसी। तो हम अभी एक्सेस डिमांड को ही दिमाग में लेकर चलते हैं और हम अपनी पहले सारी डिस्कशन, पूरा का पूरा टॉपिक एक्सेस डिमांड के रेस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे। फिलहाल अगले 15 मिनट भूल जाते हैं डेफिशिएंट डिमांड को। तो सबसे पहले हेडिंग है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, लिख लो डैश डाल के छोटा सा वहीं पे।
relates to expenditure and receipts of government। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है सरकार के खर्चे या सरकार के रिसिप्ट से रिलेटेड पॉलिसी। तो ये आप वैसे गवर्नमेंट बजट चैप्टर में आगे सीख जाओगे अच्छे से, तो उसे फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमें सबसे पहले लिखना है ए पॉइंट। पहले मेजर का नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे, और इसी के नीचे लिख लो बी पॉइंट गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू, ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल टैक्सेस। ठीक है, बस। तो पहले आप ये लिख लो, फिर पहले मैं ये दोनों समझाऊंगा, बाकी लिखना कुछ नहीं है आपको। तो पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनना, एक स्टोरी मुझे समझानी है आपको। तो मैं आपको जो भी अगले 15 मिनट डिस्कशन करूंगा वो यही मान के करूंगा कि हम एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अब सरकार यहाँ पर चिंतित है, सरकार सोच रही है क्या करूँ मैं, लोग तो बहुत डिमांड कर रहे हैं, क्या करूँ मैं, सरकार सोच रही है। तो अब मेरे को दो तरीके जो डिस्कस करने, पहला तरीका है, मान लेते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉर एग्जांपल, है ना। अब सरकार को रेवेन्यू किस चीज़ से होता है, टैक्स से, मतलब मेजरली, और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं टैक्स। अब सरकार सोच रही है कि भाई मुझे लोगों का जो ये पैसा है इसे कम करना है ताकि लोग डिमांड कम करें, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी में बैलेंस बना होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिमांड हो गई, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो भी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो गया, प्राइजेस कम हो गए, वो भी खतरनाक है, बैलेंस होना चाहिए। तो फिलहाल सरकार का मोटिव है कि लोगों का पैसा कम हो जाए। तो लोगों का पैसा कम करने के लिए आप बताओ पहले अपना दिमाग लगा के कि गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगी, बढ़ा देगी। सबको समझ आया? बिल्कुल सही। तो जब गवर्नमेंट अपने टैक्स को बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा, लोगों से वो ज़्यादा पैसा ले पाएगी, ज़्यादा पैसा ले पाएगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गया पॉइंट? वेरी गुड। तो ये आपने सही बताया। अब दूसरा पॉइंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के कुछ खर्चे मैं लिख के दिखा देता हूँ क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कई बार इन्हें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अब जैसे कई बार सरकार सड़कें बनाती है, या कहीं पर ब्रिजेस बनाती है, या कहीं बार सरकार सब्सिडीज़ देती है, तो ये सब सरकार के खर्चे हैं जिसमें सरकार का हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो जब सरकार सड़कें बनाती है, रोड्स बनाती है, तो रोड बनाने के लिए 4-5 या ऐसी मान लो 2-3 मज़दूरों को लगाना पड़ेगा काम पर। जब वो मज़दूर रोड बनाएंगे तो सरकार इनको पैसे भी देगी, सैलरी भी देगी। इसी तरह अगर कोई ब्रिज बना रही है सरकार, तो ब्रिज बनाने के लिए भी मज़दूरों को काम पर लगाना पड़ेगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना पड़ेगा, तो सरकार उन्हें भी पैसे देगी, खर्चा करेगी। तो इस पॉइंट का मतलब है सरकार के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। या सब्सिडी तो आपने सुन भी रखा होगा। कई बार गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करती है लोगों की या प्रोड्यूसर्स की कि भाई हम आपको पैसे दे देते हैं, सपोर्ट करती है, तो ये भी सरकार का खर्चा हो गया। अब अगर सरकार का मोटिव है कि लोगों को पैसे कम करने हैं, लोगों को हमें कम पैसे पहुंचाने हैं लोगों तक, तो उसे क्या करना चाहिए अपने एक्सपेंडिचर को, पहले आप बताओ। तो मैडम ने कहा है कम कर देना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है और उसका मैं लॉजिक बता देता हूँ क्यों।
क्योंकि अगर सरकार अपने खर्चे कम करेगी तो फिर ऑटोमेटिकली कम रोड्स बनाएगी, कम ब्रिज बनाएगी, कम सब्सिडी देगी। तो जितना जितना वो कम खर्चा करेगी तो लोगों के पास, मजदूरों के पास उतना ही पैसा कम पहुंचेगा, यानी कि रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जब हमें लोगों को या लोगों के पास पैसा कम करना हो सरकार को, तो सरकार क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर लेती है, कम कर लेती है, डिक्रीज कर लेती है। तो समझ आए पहले 2 पॉइंट। तो एक बार इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम सम अप करके यहाँ पर लिखें, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ समरी लिखनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, देखो हमारा टॉपिक है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए अब बताओ दोबारा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए, उसको डिक्रीज करना चाहिए। तो बस आप यहाँ पर एक टर्म लिख लो, इस टर्म का नाम है डिक्रीज। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के आगे आप लिख लो डिक्रीज। और गवर्नमेंट को टैक्सेस क्या करने चाहिए, इंक्रीज। तो इसके आगे, टैक्सेस के आगे आप लिख लो इंक्रीज। तो हमको इसमें बस एप्लीकेशन समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ आया पहले आपको, दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। इसके बाद तीसरा सी पॉइंट है, इसका नाम है पब्लिक बोरोइंग्स। पब्लिक बोरोइंग्स। तो पब्लिक बोरोइंग का क्या मतलब होता है? पब्लिक बोरोइंग का मतलब उसके नाम से ही क्लियर है, बिल्कुल सही। पब्लिक मतलब जनता, और बोरो करना मतलब उससे पैसे लेना। तो पब्लिक तो ये है ही, ये नहीं देखो। तो गवर्नमेंट कहती है हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो। तो पब्लिक से लोन लेने को या पब्लिक से पैसे लेने को कहते हैं पब्लिक बोरोइंग। तो अब आप बताओ, अगर हमें लोगों के पैसे कम करने हैं, हम चाहते हैं लोगों का पैसा कम हो जाए, तो हमें उनसे, पब्लिक से बोरो क्या करना चाहिए, ज़्यादा या कम? ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम उनसे जितना ज़्यादा बोरो करेंगे उतना उनका पैसा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसके आगे क्या लिखना है आपको, इंक्रीज। और डी लास्ट, 4 ही हथकंडे होते हैं फिस्कल पॉलिसी में। डी का नाम होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसका मतलब यहीं पे लिख लो, छोटा सा डैश डाल के, डेफिसिट फाइनेंसिंग। हालांकि हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर में भी पढ़ते हैं थोड़ी डिटेल, लेकिन इसका बेसिक मतलब ये होता है प्रिंटिंग ऑफ, हाँ, एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स, तो उसको हम कह देते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स। तो अब कई बार सरकार जो है वो आरबीआई से कह देती है ना, कि दादाजी थोड़ा पैसों की कमी हो गई है, तो आप और नोट छाप दो। तो एक्स्ट्रा प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स को डेफिसिट फाइनेंसिंग कह देते हैं। आप ऐसा अभी के लिए समझ लो। तो नोट छापने को डेफिसिट फाइनेंसिंग कह रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। अब हमारा उद्देश्य है कि लोगों के पास पैसे कम हों, तो ऐसे में आप ज़्यादा नोट छापोगे या कम नोट छापोगे? कम नोट छापोगे। तो इसका मतलब आपको एक्सेस डिमांड के केस में डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो समझ आ गया भाई सब बच्चों को सारे पॉइंट चारों? चलो, तो इसके नीचे आप एक मतलब डॉटेड लाइन लगा सकते हो। तो इन 4 सरकारी हथकंडों को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इन 4 हथकंडों को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब देश में जैसे सरकार को चिंता होती है, वैसे ही एक दूसरा आदमी है उसे भी चिंता होती है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, अब हम क्या करें।
तो दूसरा आदमी कौन? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, दादाजी। बिल्कुल सही। तो अब आपको डॉटेड लाइन के नीचे लिखना है नंबर 2, मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि लिखो पहले बड़ा बड़ा, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें बस आप डैश डाल के लिख लो, इशूड बाय आरबीआई। तो दादाजी को भी चिंता होती है कि भाई लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए, एक्सेस डिमांड हो गई, तो दादाजी को भी चिंता है। तो दादाजी भी कुछ मेजर्स फॉलो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब यहाँ से मज़ेदार बात ये हो गई मेरे लिए कि मुझे कुछ भी नया नहीं सिखाना, आप ऑलरेडी इसमें पुराने खिलाड़ी हो। तो अब आपसे पूछेंगे हम कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 2 तरह के मेजर्स होते थे, बताओ कौन कौन से? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ए में लिखना है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स, इन्हें मम्मी घर में प्यार से क्या बुलाती हैं? इनका घर का नाम क्या है? जनरल कंट्रोल मेजर्स। तो उपासना मैडम को तो नहीं याद। जनरल कंट्रोल मेजर्स। और दूसरे कौन से होते थे? बी, क्वालिटेटिव। तो आप 6-7 लाइनों की जगह छोड़ के लिखना बी का नाम। तो दूसरे होते थे क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स की मम्मी घर में प्यार से उन्हें क्या बुलाती हैं? स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स। बिल्कुल सही, स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते थे और क्वालिटेटिव मेजर्स होते थे, दोनों को ही मिलाकर हम कहते थे मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब फिर से आपके हुनर का प्रदर्शन देखते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स में बताओ कौन कौन से थे? नंबर 1, बैंक रेट, लिखते भी रहो साथ साथ। दूसरा रेपो रेट, ओके। तीसरा रिवर्स रेपो रेट, वेरी गुड। चौथा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरी गुड। इसमें आप एक लाइन की जगह छोड़ लेना ओपन मार्केट के बाद। नंबर 5 CRR और SLR, यही होते थे 5। बिल्कुल सही। तो ये होते थे आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR और SLR। और क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से होते थे? क्वालिटेटिव मेजर्स मॉरल सुएशन, वेरी गुड। मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरी गुड। क्रेडिट रैशनिंग एक होता है, लेकिन वो यहाँ पे नया भी लिखो तो चल जाएगा। तो मैंने तब भी बताया था वो इतना रेलिवेंट नहीं होता, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। तो ये होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। अब अगर आपको याद हो कि आरबीआई क्या करेगा, तो वो एक बार चर्चा करते हैं और रिवाइज भी हो जाएगा, जिसको देखते हैं याद है तो अगर लोगों का पैसा कम करवाना है हमें तो मतलब दादाजी को, आरबीआई को तो लोगों का पैसा कम करवाना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? तो बैंक रेट से बताओ। नंबर 1, बैंक रेट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, वेरी गुड। तो इसकी स्टोरी याद है आपको? बैंकिंग में समझाई थी वैसे तो, कि जब आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है
तो बोरो करना आपके लिए महंगा हो जाता है, रेट बढ़ जाते हैं। तो जब आपको बोरो करना महंगा हो जाएगा तो आप कम बोरो करोगे, कम बोरो करोगे तो आपके पास कम पैसे रहेंगे। तो ये बेसिकली ये थी एक्सप्लेनेशन। फिर कमर्शियल लोन लेने के लिए महंगा हो जाएगा, बिल्कुल राइट। फिर सेकंड बताओ, रेपो रेट इंक्रीज, क्योंकि जो लॉजिक बैंक रेट का था वही सेम लॉजिक रेपो रेट का भी होता है। तो रेपो रेट भी बैंक इंक्रीज कर देगा, तो ऑब्वियसली आपको लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो आप कम लोन लोगे, कम लोन लोगे तो आरबीआई कहेगा वेरी गुड। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज, है ना, इंक्रीज ही होगा। हाँ, तो उसकी भी स्टोरी सेम थी। हाँ, इंक्रीज बढ़ जाएगा। तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है वो भी। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है कि फिर कमर्शियल बैंक अपना ज़्यादा डिपॉजिट आरबीआई के पास रखता है, क्योंकि उसको वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो फिर वो लोगों को कम पैसे दे पाता है। तो ये भी स्टोरी सेम ही है। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था? या तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करते थे या सेल करते थे, उसको बोलते थे ना ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अगर हमें लोगों का पैसा कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा? सेल कर देगा, बिल्कुल सही। आरबीआई, इसमें आप लिख लो सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगा तो लोगों का पैसा उसके पास आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों का पैसा कम हो जाएगा। और सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट क्या करेगा? अगर हमें लोगों का पैसा कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये याद है ना आपको? ये कभी भी किसी कमर्शियल बैंक को जब डिपॉजिट मिलता था तो कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट अपने पास अलग रखना पड़ता है, जिसे हम सीआरआर या एसएलआर कहते हैं। तो अगर ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे और फिर वो लोगों को कम पैसा दे पाएगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस मतलब नहीं आ तो आप बैंकिंग चैप्टर से उठा सकते हो, सब कुछ सेम है। अच्छा जी, अब बताओ मॉरल सुएशन का क्या मतलब होता था? समझाना, परसुएट करना, लेटर लिख के बताना या डांट लगाना। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या करता था? समझाता था। तो अगर यहाँ पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट करनी है तो अब आरबीआई क्या समझाएगा कि और पैसे दो या कम पैसे दो? कम पैसे दो। तो इसकी अंग्रेजी लिख लो, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट, यानी कि आरबीआई कहेगा कम पैसा दो, रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट। फिर उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट याद है क्या होता था? आप बैंक से लोन लेने गए 100 रुपये का, तो बैंक से कहता था सिक्योरिटी दो 120 रुपये की, तो कितने रुपए का मार्जिन हो गया बैंक के पास? 20 रुपये का। तो अगर बैंक को आपके पैसे कम करने हैं या आपको डिस्करेज करना है लोन लेने से, तो वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, बिल्कुल सही। तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करके एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट कर देगा। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसमें अब आप ध्यान से सुनना, इस साल के मतलब आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी से आ सकता है। तो आप वैरायटी सुनो। या तो 3 नंबर में पूछ लेगा कि कोई भी फिस्कल मेजर्स बताओ, तो आप इनमें से कोई भी 3 या 4 बता देना। या वो कह देगा कि 2 फिस्कल और 2 मॉनेटरी बताओ, तो 2 ऊपर वाले से 2 नीचे वाले से आप कोई भी बता देना। कई बार बड़े नंबर में तो कहता है कि मुझे तो 2 फिस्कल बताओ और 1 क्वांटिटेटिव बताओ और 1 क्वालिटेटिव भी बताओ, तो फिर आप उसमें से कोई भी एक एक ले लेना। मतलब आपको सारे ही बेसिकली याद करने, वो आपसे कोई भी पूछ लेगा। हाँ, और मॉनिटरी पूछे तो कोई भी लिख दो, आप ऊपर के 2 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक करे कि मुझे तो जनरल कंट्रोल मेजर्स बताओ, तो फिर यही लिखना है। या वो कह दे मुझे तो स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स बताओ,
तो फिर ये लिख लें। तो क्लियर हो गई इतनी स्टोरी। चलो तो बस अब आपके लिए तुक्का भी मारना आसान हो गया और डेफिशिएंट डिमांड के आंसर्स लिखना मेरे लिए भी आसान हो गया। तो अब डेफिशिएंट डिमांड को अगर करेक्ट करना हो तो अब ऊपर से शुरू कर दो। तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने का मतलब है कि अब सरकार चाहती है कि लोगों का पैसा बढ़ जाए, आपको पैसे ज़्यादा मिल जाएं। फिर टैक्सेस क्या करेगी, डिक्रीज। पब्लिक से बोरोइंग क्या करेगी, डिक्रीज। नोट छापना क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये हो गए फिस्कल तरीके। तो बस आपको उल्टा लिखना है, वैसे मतलब जिसको रटना हो, रटने वाले बच्चे के लिए आसान है, आपको उल्टा करना है बिना दिमाग लगाए। बाकी आप अगर सोचोगे तो इस हर मेजर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, लोगों का पैसा बढ़ा रहे हैं। अब आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट डिक्रीज, रेपो रेट डिक्रीज, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज। आपने ये सेम टॉपिक पता है बैंकिंग में किस नाम से पढ़ा था, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम या ज़्यादा करना, तो ये वही टॉपिक है। कीन्स की थ्योरी में इसको एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं, आम जीवन में लोग इसको मनी सप्लाई कहते हैं। ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई में था, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। हाँ लास्ट बिल्कुल सही। अच्छा उसके बाद डेफिशिएंट डिमांड में ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप क्या करोगे, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो लिख लो बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आप खरीदोगे ताकि लोगों को पैसे मिल जाएं। सीआरआर और एसएलआर क्या करोगे, डिक्रीज कर दोगे ताकि लोगों को ज़्यादा लोन ले लें। अच्छा उसके बाद स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर में मॉरल सुएशन में क्या समझाओगे आप, बिल्कुल सही, इसे बोलते हैं एक्सपैंड द क्रेडिट, मतलब पैसे दो, आप कहोगे और पैसे दो, तो इसको बोलते हैं एक्सपैंड द क्रेडिट। और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करोगे आप, डिक्रीज, ताकि लोग और लोन ले सकें। तो बस, तो ये बेसिकली मतलब हमसे किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समझ आ गया सब बच्चों को, क्लियर। चलो तो जब भी आप रिवाइज करो तो ध्यान रखना ये लास्ट के 3 पेज या ये जो 3 टॉपिक्स हैं इन्हें आप इकट्ठे पढ़ना हमेशा, कभी भी अलग अलग मत पढ़ना, क्योंकि इसमें पूरा लिंक है। तो एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, फिर उसके बाद डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, और उसी के साथ रिलेटेड है इनको ठीक करने के मेजर्स। तो क्लियर हो गई कहानी। चलो तो बस यही करना था आज, तो चैप्टर हमारा फिनिश।